नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 12। दूसरी वर्षा भी आधी से ज़्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर ने माता पिता से अहिल्या का वृतांत गुप्त ही रखा। जब मुंशी जी पूछते वहाँ क्या बात कर आए, आखिर यशोदानंद को विवाह करना है या नहीं, न आते हैं न चिट्ठी पत्री लिखते हैं, अजीब आदमी है। न करना हो तो साफ साफ कह दे, करना हो तो उसकी तैयारी करे। खामख्वाह झमेले में फंसा रखा है। तो चक्रधर कुछ इधर उधर की बातें करके टाल जाते। उधर यशोदानंद बार बार लिखते, तुमने मुंशी जी से सलाह ली या नहीं? अगर तुम्हें उनसे कहते शर्म आती है तो मैं आकर कहूँ। आखिर कब तक इस समय को टालते रहोगे? अहिल्या तुम्हारे सिवा किसी और से विवाह न करेगी, यह मानी हुई बात है। फिर उसे वियोग का व्यर्थ क्यों कष्ट देते हो? चक्रधर इन पत्रों के जवाब में भी यही लिखते कि मैं खुद फिक्र में हूँ, जब भी मौका मिला जिक्र करूँगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी राजी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ उनके सौभाग्य का सूर्य उदय हो चुका था। अब वह अपने ही शहर के किसी रईस के घर चक्रधर की शादी कर सकते थे। अब इस बात की ज़रूरत न होगी कि लड़की के पिता से विवाह का खर्च मांगा जाए। अब वह मनमाना दहेज ले सकते थे और धूमधाम से बारात निकाल सकते थे। राजा साहब जरूर उनकी मदद करेंगे, लेकिन मुंशी यशोदानंद को वचन दे चुके थे, इसलिए उनसे एक बार पूछ लेना उचित था। अगर उनकी तरफ से जरा भी विलम्ब हो तो साफ कह देना चाहते थे कि मुझे आपके यहाँ विवाह करना मंजूर नहीं। यूँ तो दिल में निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदानंद भी कुछ उल जुलूल आदमी हैं, अभी तक कानों में तेल डाले बैठे हुए हैं। क्या समझते हैं कि मगरजू हूँ? चक्रधर उनकी तरफ से तो देर नहीं है, वह तो मेरे खत का इंतजार कर रहे हैं। वर्षधर मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्हें कुछ पशु पेश हो तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। उन्हें अख्तियार है, जहाँ चाहे करे। यहाँ सैकड़ों आदमी मुंह खोले हुए हैं। उस वक्त जो बात थी अब वह नहीं है। तुम आज उन्हें लिख दो, या तो उसी जारे में शादी कर दे या कहीं और बातचीत करे। उन्हें समझाया करूं, तुम देखोगे कि उनके जैसे आदमी इसी द्वार पर नाक रगेंगे। आदमी को बिगड़ते देर नहीं लगती, बनते देर नहीं लगती। ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर धूम से तहसीलदारी करूँगा। चक्रधर ने देखा कि अब अवसर आ गया है। इस वक्त चूके तो फिर न जाने कब ऐसा अच्छा मौका मिले। आज निश्चय कर ही लेना चाहिए। बोलो, उन्हें तो कोई पशु पेश नहीं? पशु पेश जो कुछ होगा आप ही की तरफ से होगा। बात यह है कि कन्या मुंशी यशोदानंद की पुत्री नहीं है। ब्रजधर पुत्री नहीं है, वह तो लड़की ही बताते थे। तुम्हारे सामने की तो बात है। खैर, पुत्री न होगी, भतीजी होगी, नातिन होगी, बहन होगी। मुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से। जब लड़की तुम्हें पसंद है और वह अच्छा दहेज दे सकते हैं तो मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। चक्रधर वह लड़की उन्हें किसी मेले में मिली थी, तब उसकी उम्र 3-4 वर्ष की थी। उसे उस पर दया आ गई और वह घर लाकर उसे पाला और पढ़ाया लिखाया। ब्रजधर स्त्री से कितना दगाबाज आदमी है। क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला? चक्रधर जी नहीं, मुंशी जी ने उनका पता लगाने की चेष्टा की पर कोई फल न निकला। ब्रजधर अच्छा, तो यह किस्सा है। वह झूठा आदमी है, बना हुआ मक्कार। निर्मला, जो लोग मीठी बातें करते हैं उनके पेट में छुरी छिपी रहती है। न जाने किस जाति की लड़की है, क्या ठिकाना। तुम साफ साफ लिख दो, मुझे नहीं करना है बस। ब्रजधर मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूँ। तुम ही ने इतने दिन नेक नामी के साथ तहसीलदारी नहीं की। मैं खुद जानता हूँ ऐसे धोखेबाज के साथ कैसे पेश आना चाहिए। खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दवात लाओ, मैं इसी वक्त यशोदानंद को खत लिख दूं।
बिरादरी का वास्ता न होता तो हर जाने का दावा कर देता। चक्रधर आर्तमुक्त और संकोच रूढ़ कंठ से बोले, मैं तो वचन दे आया हूँ। निर्मला, चल झूठा कहीं का, खा मेरी कसम। चक्रधर, सच माँ, तुम्हारे सिर की कसम। व्रजधर, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ आप ही आप तय कर लिया है, फिर मुझसे क्या सलाह पूछते हो? आखिर विद्वान हो, बालिग हो, अपना भला बुरा सोच सकते हो, मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या। लेकिन तुमने लाख एमए पास कर लिया हो, वह तजुर्बा कहाँ से लाओगे जो मुझे है? रीझ गए। मगर याद रखो, स्त्री में सुंदरता की सबसे बड़ा गुण नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज यह शादी न करने दूंगा। चक्रधर, अगर और लोग भी यही सोचते होंगे तो सोचिए उस बालिका की क्या दशा होगी। व्रजधर, तुम कोई शहर के काजी हो, तुमसे मतलब बहुत होगा, जहर खा लेगी। तुम ही को उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र क्यों है? सारा देश तो पड़ा हुआ है। चक्रधर, अगर दूसरों को अपने कर्तव्य का विचार न हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी अपने कर्तव्य का विचार न करूं। व्रजधर, कैसी बेतुकी बातें करते हो जी। जिस लड़की के माँ बाप का पता नहीं, उससे विवाह करके क्या खानदान का नाम डुबाओगे? ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? चक्रधर, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही उसमें मुख्य वस्तु है। उसके सिवा और सभी बातें गौण हैं। व्रजधर, तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत तो नहीं सवार हुआ था? एकाएक यह क्या काया पलट हो गई? चक्रधर, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि आप लोगों के सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करूं, लेकिन सिद्धांत के विषय में मजबूर हूँ। व्रजधर, सेवा करना तो नहीं चाहते, मुंह में कालिख लगाना चाहते हो। मगर याद रखो, तुमने यह विवाह किया तो अच्छा न होगा। ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं अपने कुल में कलंक लाते देखूं। चक्रधर, तो मेरा भी यही निश्चय है कि मैं और कहीं विवाह न करूंगा। यह कहते हुए चक्रधर बाहर चले गए और बाबू यशोदानंद को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान किया। उसके अंतिम शब्द ये थे, पिताजी राजी नहीं होते हैं और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबना नहीं चाहता, लेकिन उनसे अलग रहने और बुढ़ापे में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहूँगा, लेकिन यह असंभव है कि कहीं और विवाह कर लूँ। जिस तरह अपनी इच्छा से विवाह करके माता पिता को दुखी करने की कल्पना नहीं कर सकता, उसी तरह उसकी इच्छा से विवाह करके जीवन व्यतीत करने की कल्पना मेरे लिए असहाय है। उसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र अहिल्या के नाम लिखा। यह काम इतना आसान न था। प्रेम पत्र की रचना कवित्त की रचना से कहीं कठिन होती है। कभी चौड़ी सड़क पर चलता है, प्रेमी तलवार की धार पर। 3 बजे कहीं जाकर चक्रधर यह पत्र पूरा कर पाया। उसके अंतिम शब्द थे, हे प्रिय, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूँ जैसा कोई और बेटा हो सकता है। उसकी सेवा मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ, किंतु यदि इस भक्ति और आत्म की स्वाधीनता में विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा करने में जरा भी संकोच न होगा। अगर मुझे यह भय न होता कि माता जी अवज्ञा से रो रो कर प्राण दे देगी और पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे, तो मैं यह असहाय यातना न सहता। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे से ही फैसले पर छोड़ता हूँ। केवल इतना ही याचना करता हूँ कि मुझ पर दया करो। दोनों पत्रों को डाकघर में डालते हुए वह मनोरमा को पढ़ाने चले गए। मनोरमा बोली, आज आप बड़ी जल्दी आ गए, लेकिन देखिए मैं आपको तैयार मिली। मैं जानती थी आप आ रहे होंगे। सच? चक्रधर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूँ? मनोरमा, यह न बताऊंगी, किंतु मैं जान गई थी। अच्छा कहिए तो, आपके विषय में कुछ और बताऊं? आज आप किसी न किसी बात पर रोए हैं, बताइए सच है कि नहीं? चक्रधर ने झेपते हुए कहा, झूठी बात है, मैं क्यों रोता, कोई बालक हूँ? मनोरमा
खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बाबूजी, कभी कभी आप बड़ी मौलिक बात करते हैं। क्या रोना और हंसना बालकों के ही लिए है? जवान और बूढ़े नहीं रोते। चक्रधर पर उदासी छा गई। हंसने की विफल चेष्टा करने के बोले, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे दिव्य ज्ञान की प्रशंसा करूं? वह मैं न करूंगा। मनोरमा, अन्याय की बात दूसरी है, लेकिन आपकी आंखें कह देती है कि आप रोए हैं हंसकर। अभी आपने यह विद्या नहीं पढ़ी जो हंसी को रोने का और रोने को हंसी का रूप दे सकती है। चक्रधर, क्या आजकल तुम उस विद्या का अभ्यास कर रही हो? मनोरमा, कह तो नहीं सही हूँ, पर करना चाहती हूँ। चक्रधर, नहीं मनोरमा, तुम वह विद्या सीखना। मुझमें की जरूरत सोने की नहीं होती। मनोरमा, होती है बाबूजी, होती है। इससे सोने का मूल्य चाहे न बढ़े, पर चमक बढ़ जाती है। आपने महारानी की तीर्थ यात्रा का हाल तो सुना ही होगा। अच्छा बतलाइए, आप इस रहस्य को समझते हैं? चक्रधर, क्या इसमें कोई रहस्य है? मनोरमा, और नहीं क्या। मैं परसों रात को बड़ी देर तक वहीं थी। हर्षपुर के राजकुमार आए हुए थे, उन्हीं के साथ गई। खैर होगा, तुमने क्या काम किया है? लाओ देखूं। मनोरमा, एक छोटा सा लेख लिखा है, पर आपको दिखाते शर्म आती है। चक्रधर, तुम्हारे लेख बहुत अच्छे होते हैं, शर्म की क्या बात है? मनोरमा ने सकुचाते हुए अपना लेख उनके सामने रख दिया और वहां से उठकर चली गई। चक्रधर ने लेख पढ़ा तो दंग रह गए। विषय था ऐश्वर्य से सुख। वे क्या है? काल पर विजय, लोकमत पर विजय, आत्मा पर विजय। लेख में इन्हीं तीनों अंगों के विस्तार के साथ व्याख्या की गई थी। चक्रधर उन विचारों की मौलिकता पर मुग्ध तो हुए, पर उसके साथ ही उन्हें उनकी स्वच्छता पर भी खेद हुआ। ये भाव किसी व्यंग में तो उपयुक्त हो सकते थे, लेकिन एक विचारपूर्ण निबंध में शोभा न देते थे। उन्होंने लेख समाप्त करके रखा ही था कि मनोरमा लौट आई और बोली, हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, इस लेख के विषय में कुछ न पूछिएगा। मैं इसी के भय से चली गई थी। चक्रधर, पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो न पूछूंगा। केवल इतना बता दो कि ये विचार तुम्हारे मन में क्यों कर आए? ऐश्वर्य का सुख विहार और विलास तो नहीं, यह तो ऐश्वर्य का दुरुपयोग है। यह तो व्यंग मालूम होता है। मनोरमा, आप जो समझिए। चक्रधर, तुमने क्या समझकर लिखा है? मनोरमा, जो कुछ आंखों देखा वही लिखा है। यह कर मनोरमा ने वह लेख उठा लिया और तुरंत फाड़ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। चक्रधर हाँ हाँ करते हुए रह गए। जब वह फिर अपनी जगह आकर बैठ गई तो चक्रधर ने गंभीर स्वर से कहा, तुम्हारे मन में ऐसे कुत्सित विचारों को स्थान पाता देखकर मुझे दुख होता है। मनोरमा ने सजल नयन होकर कहा, अब मैं ऐसा लेख कभी न लिखूंगी। चक्रधर, लिखने की बात नहीं है, तुम्हारे मन में ऐसे भाव आने ही नहीं चाहिए। काल पर हम विजय पाते हैं अपनी स्फूर्ति से, यज्ञ से, व्रत से। परोपकार ही अमरत्व का प्रदान करता है। काल पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं कि कृत्रिम साधनों से भोग विलास में व्यतीत हो, वृद्ध होकर जवान बनने का स्वप्न देखे और अपनी आत्मा को धोखा दे। लोकमत पर विजय पाने का अर्थ है अपने सदिचारों और सत्कर्मों से जनता का आदर और सम्मान प्राप्त करना। आत्मा पर विजय पाने का आशय निर्जलता या विषय वासना नहीं, बल्कि इच्छाओं का दमन करना है, कुवितियों को रोकना है। यह मैं नहीं कहता कि तुमने जो कुछ लिखा है वह यथार्थ नहीं है। उनकी नग्न यथार्थता ही उन्हें इतना घृणित बना दिया है। यथार्थ का रूप अत्यंत भयंकर होता है। अगर हम यथार्थ को ही आदर्श मान ले तो संसार नरक के तुल्य हो जाए। हमारी दृष्टि मन की दुर्बलता पर इतनी पड़नी चाहिए, बर की दुर्बलताओं में ही सत्य और सुंदरता की खोज करनी चाहिए। दुर्बलता की ओर हमारी प्रवृत्ति स्वयं इतनी बलवती है कि उसे ओढ़कर ढकेलने की जरूरत नहीं। ऐश्वर्य का एक सुख है जिसे तुमने न जाने क्यों छोड़ दिया। जानती हो वह क्या है? मनोरमा,
अब उसकी और व्याख्या करके मुझे लज्जित न कीजिए। चक्रधर, तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, तुम्हारा मनोरंजन के लिए बताता हूँ। पुरानी बातों को भूल जाना है। ऐश्वर्य पाते ही हमें अपना पूर्व जीवन विस्तृत हो जाता है। हम अपने पुराने हम जोलियों को नहीं पहचानते। ऐसा भूल जाते हैं मानो कभी देखा ही न था। मेरे जितने धनी मित्र थे वे मुझे भूल गए। कभी सलाम करता हूँ तो हाथ तक नहीं उठाते। ऐश्वर्य का यह खास लक्षण है। कौन कहता है कि कुछ दिनों के बाद तुम ही मुझे न भूल पकुप जाओगी। मनोरमा, मैं आपको भूल जाऊंगी? असंभव है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि पूर्व जन्म में मेरा और आपका किसी न किसी रूप में साथ था। पहले ही दिन से मुझसे आपसे इतनी श्रद्धा हो गई मानो पुराना परिचय हो। मैं जब कभी कोई बात सोचती हूँ तो आप उसमें अवश्य पहुँच जाते हैं। अगर ऐश्वर्य पाकर आपको भूल जाने की संभावना हो तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगी। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, जब हृदय यही रहे तब तो मनोरमा यही रहेगा। देख लीजिएगा, मैं मकर भी आपको न भूल सकती। इतने में ठाकुर हरिसेवक सिंह आकर बैठ गए। आज वह बहुत प्रसन्नचित्त मालूम होते थे। अभी थोड़ी ही देर पहले राजभवन से लौट कर आए थे। रात को नशा जमाने का अवसर न मिला था। उसकी कसर एक तो इस वक्त पूरी कर ली थी। आंखें चढ़ी हुई थी। चक्रधर से बोले, अपने कल महाराजा साहब के यहाँ उत्साह का प्रबंध जितनी सुंदरता से किया उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। आप न होते तो सारा खेल बिगड़ जाता। महाराजा साहब बड़े ही उदार है। अब तक मैं उसके विषय में कुछ और ही समझे हुए था। कल उसकी उदारता और सज्जनता ने मेरा संशय दूर कर दिया। आपसे तो बिल्कुल मित्रों का सा बर्ताव करते हैं। चक्रधर, जी हाँ, अभी तक तो उनके बारे में यही कोई शिकायत नहीं। हरिसेवक, महाराज को एक प्राइवेट सेक्रेटरी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। आप कोशिश करें तो आपको स्वयं ही वह जगह मिल जाएगी। आप घर के आदमी हैं। आपके हो जाने से बड़ा इत्मीनान हो जाएगा। एक सेक्रेटरी के बगैर महाराजा साहब का कार्य नहीं चल सकता। कहिए तो जिक्र करूं? चक्रधर, जी नहीं, अभी तो मेरा इरादा कोई स्थायी नौकरी करने का नहीं है। दूसरे, मुझे विश्वास भी नहीं है कि मैं उस काम को संभाल सकूंगा। हरिसेवक, अजी काम करने से सब आ जाता है और आपकी योग्यता मेरे सामने है। मनोरमा को पढ़ाने के लिए कितने ही मास्टर आए, कोई भी 2-4 महीने से ज़्यादा न ठहरा। आप जब से आए हैं उसने बहुत खास तरक्की कर ली है। मैं अब तक आपकी तरक्की नहीं कर सका, इसका मुझे खेद है। इस महीने से आपको 50 रुपये महीने मिलेंगे। यद्यपि मैं इसे भी आपकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए बहुत कम समझता हूँ। लौंगी देवी भी आ पहुँची। कहीं बदी बात थी। ठाकुर साहब का समर्थन करके बोली, देवता रूप है, देवता रूप। मेरी तो इन्हें देखकर भूख प्यास बंद हो जाती है। हरिसेवक, तो तुम इन्हीं को देख लिया करो, खाने का कष्ट न उठाना पड़े। लौंगी, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। क्यों बेटा, तुम नौकरी क्यों नहीं कर सकते? चक्रधर, जितना आप देती है मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। लौंगी, इसी से शादी ब्याह नहीं करते। अब की लाला ब्रजधर आते हैं तो उनसे कहती हूँ, लड़के को कब तक खूंटा में खड़ा कर रखोगे? हरिसेवक, शादी यह खुद ही नहीं करते, वह बेचारे क्या करें? यह स्वाधीनता रहना चाहते हैं। लौंगी, तो कोई रोजगार क्यों नहीं करते बेटा? चक्रधर, अभी इस चरखे में नहीं पड़ना चाहता। हरिसेवक, यह और ही विचार के आदमी हैं, माया फांस में नहीं पड़ना चाहते। लौंगी, धन्य है बेटा, धन्य है, तुम सच्चे साधी हो। इस तरह की बातें करके ठाकुर साहब अंदर चले गए। लौंगी भी उनके पीछे पीछे चली गई। मनोरमा सिर झुकाए दोनों प्राणियों की बातें सुन रही थी और किसी शंका से उनका दिल काँप रहा था। किसी आदमी में स्वभाव के विपरीत आचरण देखकर शंका होती है। आज दादाजी इतने उदार क्यों हो रहे हैं? आज तक उन्होंने किसी को पूरा वेतन भी नहीं दिया। तरक्की करने का जिक्र ही क्या, आज विनय और दया की मूर्ति क्यों बने जाते हैं? इसमें अवश्य कोई रहस्य है। बाबूजी से कोई कपट लीला तो नहीं करना चाहते हैं? जरूर यही बात है।
कैसे इन्हें सचेत कर दूं। वह यही सोच रही थी कि गुरु सेवक सिंह कंधे पर बंदूक रखे शिकारी कपड़े पहने एक कमरे से निकल आए और बोले, कहिए महाशय, दादाजी तो आपसे बहुत प्रसन्न मालूम होते थे। चक्रधर ने कहा, यह उनकी कृपा है गुरु सेवक, कृपा के धोखे में न रहिएगा। ऐसे कृपालु नहीं है, इनका मारा पानी भी नहीं मांगता। इस दाया ने उन्हें पूरा राक्षस बना दिया है। शर्म भी नहीं आती। आपसे जरूर कोई मतलब गांठना चाहते हैं। चक्रधर ने मुस्कुरा कर कहा, लौंगी अम्मा से आपका मेल नहीं हुआ। गुरु सेवक मेल? मैं उनसे मेल करूंगा? मर जाऊं तो कंधा तक न दूं। डायन है, लंका की डायन। इसके हथकंडों से बच के रहिएगा। वेतन कभी बाकी न रखिएगा। दादाजी को तो उसने बुद्धू बनाकर छोड़ा है। दादी जी जब किसी पर सख्ती करते हैं तो तुरंत घाव पर मरहम रखने पहुंच जाती है। आदमी धोखे में आकर समझता है यह दया और क्षमा की देवी है। वह क्या जाने कि यही आग लगाने वाली है और बुझाने वाली भी। इसका चरित्र समझने के लिए मनोविज्ञान के किसी बड़े पंडित की जरूरत है। चक्रधर ने आकाश की ओर देखा तो घंटा घिर गई थी। पानी बरस ही चाहता था। कुछ बोलने पर इस विद्या में बहुत कुशल मालूम होते हैं। जब वह बाहर निकल गए तो गुरु सेवक ने मनोरमा से पूछा, आज दोनों इन्हें क्या पढ़ा रहे थे? मनोरमा, कोई खास बात तो नहीं थी गुरु सेवक। यह महाशय भी बने हुए मालूम होते हैं। सरल जीवन वालों से बहुत घबराता हूँ। जिसे यह राग अलापते देखो समझ जाओ कि या तो उसके लिए अंगूर खट्टे हैं या स्वांग रचकर कोई बड़ा शिकार मारना चाहता है। मनोरमा, बाबूजी उन आदमियों में नहीं है। गुरु सेवक, तुम क्या जानो, ऐसे गुरु घंटालों को मैं खूब पहचानता हूँ। मनोरमा, नहीं भाई साहब, बाबूजी के विषय में आप धोखा खा रहे हैं। महाराजा साहब इन्हें एक प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, लेकिन वह मंजूर नहीं करते। गुरु सेवक, सच? उस जगह का वेतन तो 400-500 से कम न होगा। मनोरमा, इससे क्या कम होगा? चाहे तो उन्हें अभी वह जगह मिल सकती है। राजा साहब उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन यह कहते हैं मैं स्वाधीन रहना चाहता हूँ। यहाँ भी अपने घर वालों के बहुत दबाने से आते हैं। गुरु सेवक, मुझे वह जगह मिल जाए तो बड़ा मज़ा है। मनोरमा, मैं तो समझती हूँ इसका दुगना वेतन मिले तो भी बाबूजी स्वीकार न करेंगे। सोचिए कितना ऊंचा आदर्श है। गुरु सेवक, मुझे किसी तरह वह जगह मिल जाएगी तो जिंदगी बड़े चैन से कट सकती है। मनोरमा, अब गांव का सुधार न कीजिएगा। गुरु सेवक, वह भी करता रहूँगा, यह भी करता रहूँगा। राजमंत्री होकर प्रजा की सेवा करने का जितना अवसर मिल सकता है उतना स्वाधीन रहकर नहीं, कोशिश करके देखूँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं। यह कहते हुए वह कमरे में चले गए। मेघों का दल उमड़ा चला आता था। मनोरमा खिड़की सामने खड़ी आकर आकाश की ओर भयातुर नेत्रों से देख रही थी। अभी बाबूजी घर न पहुँचे होंगे। पानी आ गया तो जरूर भीग जाएंगे। मुझे चाहिए था कि उन्हें रोक लेती। भैया न आते तो शायद वह अभी खुद ही बैठते। ईश्वर करे वह पहुँच गए हों।